हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर ऑसिलेशंस का इंट्रोडक्शन लेक्चर। तो अगर आपने यहाँ तक का कोई भी चैप्टर मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑसिलेशंस की। बट ऑसिलेशन से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि अभी तक हमने कितने टाइप के मोशंस हमने पढ़ रखे हैं। क्या कौन कौन से मोशंस पढ़ रखे हैं? हमने मोशन पढ़ रखा है लीनियर, है ना, जो रेक्टिलीनियर हो गया, स्ट्रेट लाइन में जो जाता है, ठीक है। और हो गया प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन वाला हो गया, ये ऐसे कर्व्ड पाथ वाला हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है। और रिपीटेटिव होते हैं, जो नॉन रिपीटेटिव होते हैं, ठीक है, सर्कुलर होते हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के हमने मोशंस पढ़े हुए हैं, है ना, ये सारे मोशंस हमने पढ़ रखे हैं। तो अब इनमें क्या होता है, कुछ मोशंस रिपीट हो रहे होते हैं और कुछ मोशंस रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम नेचर में बात करते हैं कि मान लो कोई एक झूला है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कोई एक झूला है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे एक पेड़ से या फिर कोई भी किसी से भी बंधा हुआ है, तो एक स्विंग है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा वापस, ठीक है, पहले ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, यानी कि क्या हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेटिव इन नेचर है। ऐसे ही जो पेंडुलम होता है, जैसे कि यहाँ पे तो एक स्विंग हो गया, ऐसे जो पेंडुलम जो वॉल पे लगा होता है वो भी सेम मोशन शो करता है आपके पास, ठीक है। तो ये जो मोशंस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशंस। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशंस कहते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं कि एक सन है, ठीक है, सन के पास क्या घूम रहे हैं, सन के पास बार बार जैसे प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं, ठीक है। मान लो अर्थ ही है, तो अर्थ ऐसे क्या कर रही है, एक तरीके से ऐसे ये लेती है, अपना एक सर्कल लेती है, फिर आ जाती है, ठीक है, यानी कि रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। रिपीटेटिव मोशंस को हम पीरियोडिक मोशंस कहते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे रिपीटेटिव जो मोशंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन का भी ना एक अच्छे वाला एक और टाइप आता है। अब पीरियोडिक मोशन के अंदर भी ना अगर किसी मोशन के अंदर टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है या टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पिस्टन ले लेते हैं हम, मतलब एक गैस ले लेते हैं, उसके ऊपर हमने यहाँ पे एक पिस्टन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस गैस को हम कभी कभी टेम्परेचर इसका बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, तो क्या होता है, जिससे जो पिस्टन है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन इन विच वी कैन सी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उस पर्टिकुलर मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो सच मोशन इज टर्म्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि और एक अगर हम एग्जांपल लें इसके अंदर, तो जो रिवर है, रिवर के अंदर जो बोट है, ठीक है, वो ऊपर नीचे ऐसे से जाती रहती तो टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब कई बच्चे ना बीच में कंफ्यूज होते हैं कि मैम इनको टू एंड फ्रो मोशन हमको वाइब्रेशन भी तो कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं वाइब्रेशन, बट टू एंड फ्रो मोशन अगर थोड़े टाइम के लिए हो रहा है, जैसे कि मान लो 2-3 सेकंड के लिए हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन टू एंड फ्रो मोशन बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट, जैसे कि आपका फोन जब कोई रिंग करता है तो हम कहते हैं फोन वाइब्रेट कर रहा है, तो जब हम हाथ में पकड़ते हैं तब हमें पता है कि वो ऐसे से कर, यानी कि उसका टू एंड फ्रो मोशन जो है वो बहुत फास्ट है। तो टू एंड फ्रो मोशन जब बहुत फास्ट होता है, दैट पर्टिकुलर फास्ट टू एंड फ्रो मोशन, उसे हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन, ठीक है। तो कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेशन, दोनों सेम ही हैं, बट टू एंड फ्रो मोशन नॉर्मली
टाइम स्पेस ले रहा है, दैट इज ऑसिलेटरी। बट वही टू एंड फ्रो बहुत फास्ट हो रहा है तो उसी मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेशन बोल देंगे हम, ठीक है। तो इन ऑसिलेशन से, इन वाइब्रेशन से क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली हम अपने फिजिकल वर्ड की बात करें तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें पता है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि सितार, गिटार, वायलिन, जितने भी होते हैं ये सारे के सारे प्लीजिंग साउंड्स देते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके से नोट्स, टोन्स ऐसे अरेंज किए जाते हैं कि जब हम उनको प्लेस करते हैं तो वो एक क्या करते हैं, म्यूजिकल साउंड, नोट क्रिएट करते हैं, टोन क्रिएट करते हैं। तो जब वो टोन या नोट क्रिएट कर रहे होते हैं तो जब बाहर साउंड निकल के आती है तो उसके आसपास के जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, वो वाइब्रेशनल मोड में आ जाते हैं, है ना। वाइब्रेशनल मोड में आ जाते हैं जिसकी वजह से वो साउंड धीरे धीरे वो साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेशन कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो किस में आ जाते हैं, एक प्रोपगेशन में आ जाते हैं, तो साउंड क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट करते हैं तो हमारे ईयर तक पहुंचती है एज म्यूजिक। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है ना। तो वाइब्रेशन का एक एग्जांपल हो गया कि एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और एक म्यूजिकल साउंड क्रिएट होती है जो हमारे ईयर तक पहुंचती है। हमने वाइब्रेशन ऑसिलेशन में दोनों में देखा है कि जब कभी भी कोई भी चीज़ वाइब्रेट हो रही होती है तो उसकी एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन होती है, उस मीन पोजीशन के ही आगे या फिर वो पीछे जाता है। उस पर्टिकुलर मीन पोजीशन जो होती है वहाँ उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। और हम बोलते हैं कि उसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा वो पार्टिकल। और वो एनर्जी जो होती है वो डिपेंड भी करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, जिसकी वजह से वाइब्रेशन जो होती है ज़्यादा। दोबारा हम लिख देते हैं, इसी को हम लिख देते हैं कि मीन पोजीशन के अराउंड या फिर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड जो पार्टिकल होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन भी होगी, ठीक है। वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। ऑल्सो एनर्जी डिपेंड करती है ऑन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, वाइब्रेशन ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट क्या होती हैं ऑसिलेशंस, क्या होती हैं वाइब्रेशंस। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, ये सभी के सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं। तो अब पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं, पीरियोडिक को डिफाइन करें तो एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम पीरियोडिक कहेंगे। और जब एक बॉडी बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे रिपीटेडली अपनी मीन पोजीशन पे मूव करती है तो उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और दोनों को ही हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। दोनों का ही नाम क्या होता है, हार्मोनिक मोशन होता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसमें बात करूँ कि इनके अंदर एक डिफरेंस बताओ मुझे, ऐसे तो बहुत है बट एक बहुत ही जनरल सा डिफरेंस ये है कि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर एक मीन पोजीशन जरूर होती है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल लेते हैं, वही अगेन सन है और उसके अराउंड जो है वो अर्थ जो है वैसे से चक्कर काट रही है मान लो, ठीक है। तो ऐसे से वो पीरियोडिकली घूम रही है और ऐसे ही यहाँ पर क्या है, इस तरीके से कोई एक चीज़ है तो वो आगे पीछे अपनी ही मीन पोजीशन पे घूम रही है। तो ये हो गया ऑसिलेटरी और ये हो गया एक पीरियोडिक। तो इसके लिए एक इक्विलिब्रियम पोजीशन फिक्स होती ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए इनका डिफरेंस है। और एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट ये है इसकी कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। तो जैसे कि सर्कुलर मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं कर रहा, ठीक है। बट बाकी जो मोशन है जैसे कि पीरियोडिक मोशन, आप और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो आपके हाथ में बॉल है तो आप बॉल को नीचे फेंक रहे हो, फिर बॉल आपके हाथ में आ रही तो आप उसको पकड़ रहे हो, फिर नीचे फेंक रहे हो, फिर बॉल को पकड़ रहे हो, तो एक रिपीटिशन हो रही है, ठीक है। तो दैट इज पीरियोडिक, ठीक है। तो लेकिन
कुछ ऐसे मोशंस होते हैं जो आपके वाइब्रेशन मोशन नहीं होते, ऑसिलेटरी नहीं होते, जैसे कि ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, तो ये आपका जो है ये इसमें मोशन नहीं आएगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं जितने ऑसिलेटरी मोशन जो है वो एक तरीके के पीरियोडिक होते हैं, बट सारे पीरियोडिक जो होते हैं वो ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेशनल नहीं होते हैं, ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन के आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि सिंपल सी बात है, कोई भी इंसेक्ट है वो क्लाइंब कर रहा है किसी भी रैंप पे, तो वो क्लाइंब करता है, ऐसे मान लो कोई ऐसे रैंप्स है, ठीक है, इंसेक्ट क्लाइंब करता है गिरता है, क्लाइंब करता है गिरता है, क्लाइंब करता है गिरता है, तो वो पीरियोडिकली क्लाइंब कर रहा है गिर रहा है, क्लाइंब कर रहा है गिर रहा है, तो वो भी क्या है, एक तरीके से आपका पीरियोडिक मोशन ही है, ठीक है। और ऑसिलेटरी में हम बात कर सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, और हम बोल सकते हैं, हाँ, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। ऑसिलेटरी मोशन इज़ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बाकी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं वो हम आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसका हम ये सिंपल बोल सकते हैं। एक स्टेटमेंट यहाँ ऑसिलेटरी की हम यहाँ पे ये दे सकते हैं कि यहाँ पर एट मीन पोजिशन जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। कैसे, देखो, मान लो कोई एक चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी उतनी ही अपनी मीन पोजीशन से वो डिस्प्लेस हो जाएगी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मान लो ये इसकी मीन पोजीशन है, मैं इस पर जितना फोर्स लगाऊंगी वो अपनी मीन पोजीशन से उतनी ही दूर चली जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे हमने पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन हमने समझ लिया, तो पीरियोडिक मोशन से एक और चीज़ आती है, दैट इज़ अ पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो अब ये क्या होती हैं? पीरियड का मतलब होता है एक तरीके का टाइम इंटरवल, ठीक है। तो अगर मैं एक पीरियड की बात करती हूँ, व्हाट इज़ पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये क्या होती हैं? तो अगर मैं जनरली एक पीरियड की बात करती हूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच मोशन इज रिपीटेड, उसे हम पीरियड कहते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे इसी का ये एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये है, ठीक है, ये गई और इस तरीके से घूमकर वापस आई, तो ये पूरा ऑसिलेशन लेने के लिए उसने कितना टाइम लगाया, उसे हम उसका क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे। अब अगर मैं ऐसे सन की बात करूं तो सन ने पूरा घूमने, सन के आसपास पूरा घूमने उसने तो 365.4 डेज लगा दिए, ठीक है, तो वो उसका पीरियड है। अब इससे कम टाइम में तो वो नहीं कर सकते ना, अर्थ घूम नहीं सकती, तो स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड जिसमें वो अपना एक पूरा मोशन कवर कर देता है ऑब्जेक्ट, उसे हम उसका क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो हम इसको लिखते हैं कैसे, मान लो द स्मॉलेस्ट, डिफाइन करते हैं, the smallest interval of time after which the motion is repeated is called its time, it's called its period, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से, ठीक है, और इसके अगेन ऐसे इट इज़ अ टाइम पीरियड, है ना, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स होती है, ठीक है। फिर आती है आपके पास फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, अब इसको समझो। मान लो इसने पहले यहाँ पे गया, फिर ऐसे आया, फिर वापस आया, घूम के यहाँ पे आया, मान लो ये पूरा का पूरा टाइम उसने कवर किया 2 सेकंड के अंदर, तो इसका जो टाइम पीरियड हो गया, इसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया वो हो गया 2 सेकेंड्स, ठीक है, समझ गए। बट व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी? फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है उसने कितनी ऑसिलेशन करी 1 सेकेंड में, ठीक है। तो अब देखो 2 सेकेंड में तो उसने पूरी एक कंप्लीट ऑसिलेशन करी थी, अगर मैं 1 सेकेंड के बाद देखती तो 1 सेकेंड के बाद तो वो सिर्फ यहीं आ पाता, यानी कि उसकी आधी ऑसिलेशन होती ना कंप्लीट, सिर्फ वो आधी ही ऑसिलेशन कर पाता। दोबारा देखो, मान लो मैं इसको ऐसे से घुमा रही हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, मान लो इसकी ये मीन पोजीशन है, ठीक है, मान लो ये इसकी मीन पोजीशन है, मैंने इसको ना एक ऑसिलेशन दी है 1 यहाँ पे, और इसने ऑसिलेशन 2 सेकेंड में कंप्लीट करी है। अब अगर मैं इसको 1 सेकेंड के लिए ऑब्जर्व करूं कि 1 सेकेंड में ये कहाँ पहुंचा, 1 सेकेंड में ये यहाँ पहुंचा, यानी कि उसने आधी ऑसिलेशन कंप्लीट करी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिनोट करते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस
या रिपीटेशंस दैट अकर पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ रिपीटेशंस या ऑसिलेशंस दैट अकर पर यूनिट टाइम। ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस होते हैं। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी को करते हैं ऐसे टेढ़ा सा वी बनाते हैं, न्यू होता है, इसका मतलब 1 में होता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हो गई 1/t। और ये क्या हो जाता है 1 में, इसकी ऐसा यूनिट करें तो ये सेकेंड्स है, सेकेंड्स का अगर हम इन्वर्स करते हैं तो ये आती है आपके पास हर्ट्स। ये होता है पूरा नाम उसका हर्ट्स, और हर्ट्स को हम ऐसे किया HZ। तो ये हर्ट्स कौन थे, हर्ट्स थे आपके, पूरा नाम था, एक साइंटिस्ट था, दैट इज हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्स। ठीक है, उन्होंने अपने नाम पर इसकी ऐसा यूनिट दी हर्ट्स, और उसको हम डिनोट करते हैं HZ से। ठीक है, तो वन ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ऑब्वियसली जैसे हम, जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी हमारे इंटीजर्स में ही होगी, जैसे कि यहाँ पर 1 सेकेंड में आधी ऑसिलेशन हुई, तो क्या हो गया, इसकी एक आधी ऑसिलेशन हुई, आधी 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5। तो 0.5 इज नॉट एन इंटीजर, तो फ्रीक्वेंसी नीड नॉट टू बी एन इंटीजर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो वो जो है मान लो 1/3 करती, 1 सेकेंड में 1/3 ऑसिलेशन करती, तो उसकी 1/3 हो जाती। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1/3 हो जाती। तो ये था इसके लिए फ्रीक्वेंसी के लिए। इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल है आपका, वो करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल 13.1। तो एग्जाम्पल 13.1 क्या कह रहा है, ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। वो कह रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर 75 टाइम्स जो ह्यूमन हार्ट है वो बीट करता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, एवरेज ले रहे हैं, सबका सेम नहीं होता है। ठीक है, पल्स पे डिपेंड करता है, वो चलो बायो में नहीं जाएंगे हम। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि अगर 1 मिनट में 75 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसका पीरियड कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ रिपीटेशंस होंगी, है ना, कितनी नंबर ऑफ रिपीटेशंस होंगी, तो हमें निकालना है 1 सेकेंड के लिए, लेकिन हमारे पास किसके लिए 1 मिनट के लिए है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको सेकेंड्स में पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी टाइम्स वो हार्ट बीट हो रहा है 75 टाइम्स। तो बीट फ्रीक्वेंसी 1 मिनट के लिए होगी 75, बट हमारे लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस में होती है, वो 1 सेकेंड के लिए हम निकालते हैं, है ना। तो 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगी 75 डिवाइड में 1 मिनट, है ना, और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इतने आ गए आपके पास। ठीक है, तो इसे जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 12 5 आंसर 3 तो ये आ गया 1.25 हर्ट्स। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1.25 हर्ट्स। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिकली सोचना है, जरूरी नहीं आपने फॉर्मूला पे ही जाना है, हमें सिर्फ उसका मतलब पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी यानी कि बीट, हार्ट बीट 1 सेकेंड में कितना। ठीक है, चलो ये आ गया आपके पास। अब टाइम पीरियड क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का हमें रिलेशन पता है, 1/t होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/ν हो जाएगा। तो दिस इज 1/1.25, पॉइंट हटाया, जीरोस लग गई, ये आ गया 0.8 सेकेंड। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक बार बीट कितने टाइम में होता है, वो 0.8 सेकेंड में होता है। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो एक बार बीट होने में कितना टाइम लगाता है 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लगाता, 0.8 सेकेंड्स में एक बार हार्ट बीट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 13.1। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल 13.1। जैसे कि हम यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स की बात कर रहे थे, हम पहुँचे थे पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी पे। सो अब नेक्स्ट आपके पास आता है अबाउट डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। तो
तो अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे पढ़ी है? हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया तो उसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो यहाँ तक तो हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं, बट इस चैप्टर में हम डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे कि टाइम के साथ साथ जैसे टाइम पास करता है उसके साथ साथ कौन सी क्वांटिटी में चेंज आता है। वो जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक सॉलिड सरफेस मानती हूँ, ठीक है, दिस इज अ सॉलिड सरफेस, और यहाँ से स्प्रिंग एक अटैच है, ओके, और यहाँ पे एक बॉक्स अटैच्ड है, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा खींचती हूँ, थोड़ा सा दूर लेकर जाती हूँ, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो पहले यहाँ पर था, इस पोजीशन पे था, अब वो कहाँ आ जाएगा, वो मान लो इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, वो मान लो इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब क्या हुआ है, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है। कितना डिस्प्लेस हो गया, x डिस्प्लेस हो गया। तो टाइम के साथ यहाँ पर जो क्वांटिटी हमने कंसीडर करी है वो हो गया उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिमिलरली अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर, जैसे कि मान लो एक ये रिजिड बॉडी है, इसके साथ एक यहाँ पर मीन पोजीशन पे यहाँ पे एक पेंडुलम है, ठीक है। वो थोड़ी देर बाद वो इधर आ जाता है, तो ये इधर आ गया पेंडुलम, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, थोड़ा टाइम टी टाइम के बाद क्या चेंज आया उसके अंदर, ये पहले यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया, तो अब यहाँ पर ये क्या चेंज आया, उसके एंगल में चेंज आया। सो हेयर थीटा इज कंसीडर्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हर चीज़ के साथ साथ डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमारी वहाँ पे हम उस क्वांटिटी को एज डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर हम प्रोपगेशन ऑफ साउंड का अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ तो साउंड कैसे प्रोपगेट करती है। मान लो यहाँ पे कोई भी एक लाउड स्पीकर है, ठीक है, इसमें से साउंड निकल रही है। अब जब साउंड निकल रही होती है तो कहीं पर जो होता है एयर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स पास पास होते हैं, फिर कहीं पार्टिकल्स दूर दूर आ जाते हैं, फिर पार्टिकल्स पास पास होते हैं। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, है ना। इसे हम कंप्रेशन कह रहे थे, जब पार्टिकल्स पास पास आ रहे थे, दूर दूर जा रहे थे, इसे हम रेयरफेक्शन कह रहे थे, है ना। बट ये एक्चुअल में है क्या, ये प्रेशर वेरिएशंस है ना। यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है एयर मॉलिक्यूल्स के, यानी कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, कम है एयर मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या टाइम के साथ क्या चेंज आ रहा है, प्रेशर वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है। तो प्रेशर वेरिएशंस जो होंगी टाइम के साथ साथ, इसे हम क्या बोल देंगे, हम इस कंसीडर करेंगे एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कि टाइम के साथ साथ प्रेशर वेरिएशन आ रही है तो किस में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, प्रेशर में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सेम चीज़ अगर टाइम के साथ साथ कभी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम कहेंगे कि दे आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ऑब्वियसली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ही हम ले रहे हैं, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ एक डिस्टेंस से होता है कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई है। बट हम यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, कि जो भी क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो जाएगी उसे हम एक डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ही कंसीडर कर लेती हूँ, मान लो कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी ये एक मीन पोजीशन है, ठीक है, ये उसकी कोई एक मीन पोजीशन है। तो यहाँ पे मैं मानती हूँ मीन पोजीशन हमें पता है जहाँ पे वो रुका रहेगा, तो वहाँ हमने मान लिया उस x 0 है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट वही होता है ना ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना, ठीक है। मान लो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑसिलेट करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एक यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ पे मान लो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है। तो जब हम एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हैं, इधर हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये मान लो हमने x ले लिया कैपिटल A, और यहाँ से आ गया आपका माइनस कैपिटल A। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक जा सकता है, फिर ये वापस यहाँ आएगा, जाएगा, फिर वापस आएगा,
फिर यहाँ से जाएगा, फिर वापस आएगा और यहीं पर ही मीन पोजीशन इसकी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो पॉजिटिव भी होती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट को एक फंक्शन ऑफ टाइम बोल रहे हैं, है ना। इन सब चीज़ों से हमने यही बोला कि टाइम के अकॉर्डिंग जो जो क्वांटिटी चेंज होगी उसे हम डिस्प्लेसमेंट का एक तरीके से एग्जाम्पल मानेंगे। तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, और फंक्शन ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन ही कहते हैं। जो पीरियड जो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, रिपीट होता रहता है, उसी को ही रिपीटेड मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो यानी कि जो हमारे डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हुआ इट इज़ ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक की पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कैन बी represented as a function of time। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हमारी x है तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, या फिर आप फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। टोटली अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो। ठीक है, ऑल्सो ये पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन भी क्या होता है, एक तरीके से आपका जो है टाइम फंक्शन है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जितने भी हम पीरियोडिक मोशंस होते हैं उनको हम जनरली साइन या फिर कॉस से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम अभी तक तो अच्छा चल रहा था, अब अचानक से साइन कॉस आ गया, फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको ऐसे समझो। जब मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री समझाई थी, ठीक है, वहाँ पे भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम क्या बनाते हैं। अगर नहीं समझी है, नहीं देखे, तो यहाँ पर एक बार देख लो। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक बनाते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए मैंने आपको इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट्स बना के सिखाए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। इसको हम लिखते हैं 0, ये होता है 90 डिग्री और π/2 होता है। फिर यहाँ पे आ जाता है पाई, फिर ये होता है 3π/2 और ये आ जाता है अगेन 2π। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था कि भाई जैसे ही हम यहाँ से हम मान लो चलना शुरू हुए हैं, कोई एंगल चेंज करा 90 पर, फिर आ गया 80 पर, 180 पर, फिर आ गया 270 पर और फिर दोबारा से हम यहाँ पे 360 पे आते हैं। तो जब हम घूम के दोबारा से यहीं पर आ रहे हैं तो कहाँ पे आके खड़े हो गए, 0 पे, है ना, 0 पे खड़े हो गए। तो हम कितना सर्कल लगा के आए हैं, 2π का, है ना। तो हमारे पास जो भी साइन फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा लगा लो और कॉस थीटा लगा लो, जो भी साइन कॉस के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो भी यहाँ पे होगा आपका एंगल होता है या कोई भी फंक्शन होता है, वो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर एवरी 2π रोटेशन, आफ्टर एवरी 2π रोटेशन। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि हम पीरियोडिक फंक्शंस को साइन और कॉस से हम डिनोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी अपने आप को कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। ऐसे ही पीरियोडिक जो होते हैं वो भी अपने आप को पर्टिकुलर इंटरवल बाद क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पीरियोडिक। और अभी अभी बताया डिस्प्लेसमेंट फंक्शंस आर आल्सो पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लिखते हैं फंक्शन इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, और या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो या आप रिप्रेजेंट करते हो a sin ओमेगा t करके। ठीक है, तो कोई भी आपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से पीरियोडिक फंक्शन को या डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इनके कॉम्बिनेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, देखो, दिस इज अ कॉम्बिनेशन a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। तो आप इनके कॉम्बिनेशन को भी रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हो। अब अगर मैं आपको बताऊं ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो सबसे पहले इसको देखो, इसके अंदर जो भी आपके पास a होता है इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड।
दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देती हूँ व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का पहले मतलब समझ लो। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था कि मान लो यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो यहाँ तक जा सकता है राइट में, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है लेफ्ट में। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर सकता है एक ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के दौरान जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो अपनी मीन पोजीशन से करता है, उसे हम उसका क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये कैपिटल ए ही हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो हम लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ड्यूरिंग एन ऑसिलेशन। तो वो हो गया आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसके बाद चाहे आप कॉस यूज कर लो, चाहे आप साइन यूज कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्यों? रीजन इज अगेन कि वो 2 पाई के बाद अपने आप को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज ओमेगा टी? जैसे कि यहाँ हम एंगल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम ओमेगा टी कहते हैं, वेयर ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, और टी क्या होता है आपका? टाइम। तो ऑब्वियस सी बात होगी ना, जो भी डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो वही स्पीड इनटू टाइम के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो एंगुलर स्पीड और ये हो गया टाइम। अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख कर दिखाती हूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई। उसका भी सेम मतलब है क्योंकि 2 पाई के बाद सेम वैल्यू रिपीट होगी, या प्लस 4 पाई करोगे, प्लस 6 पाई करोगे, जितने भी इवन इंटरवल्स आते रहेंगे यहाँ पर सब में क्या होता रहेगा? फंक्शन की वैल्यू सेम आती रहेगी, है ना। तो आप इसको प्लस 2 पाई कर सकते हो, या फिर ए साइन ओमेगा टी प्लस आप चाहे 100 पाई लिख दो, यहाँ पे वैल्यू इन सब की क्या है? सेम है, राइट। तो क्यों? क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन बार बार अपने आप को सेम वैल्यू पे रिपीट करते हैं। तो आफ्टर 2 पाई तो 100 बार घुमा दोगे तो 100 पाई हो गया, है ना। तो अभी हम इस स्टेटमेंट को अभी और अच्छे से समझेंगे। अभी हम इन्हीं स्टेटमेंट्स को ही ध्यान से और देखते हैं। अभी हमने बात कर रहे हैं बार बार हम इसको कि कौन से फंक्शंस होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, है ना। तो अगर ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं तो हर इंटरवल के बाद वो अपने आप की सेम वैल्यू लेकर आते हैं, हर टाइम इंटरवल के बाद, है ना। तो कितने टाइम इंटरवल के बाद? कितने टाइम इंटरवल के बाद उसे हम उसका क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं, है ना। तो सेम इंटरवल के बाद सेम फंक्शन आता है, सेम वैल्यू आती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? आफ्टर टी पीरियड। तो उसका हम बोलते हैं कि उसका पीरियड क्या है? व्हाट इज पीरियड? कि वो टाइम इंटरवल जिसके बाद पीरियोडिक फंक्शन की सेम वैल्यू आती है। तो पीरियड क्या हो गया? टी हो गया, कैपिटल टी। और कैपिटल टी जो होती है इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय ओमेगा। ये आपको समझ में आ रहा है? हमने पहले भी पढ़ रखे हैं पहले फंक्शंस में। अभी 2 पाई ओमेगा क्या होता है? देखो 2 पाई क्या हो गया? एंगल हो गया रेडियन का, ठीक है। 2 पाई क्या हो गया? एंगल हो गया रेडियन के अंदर। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी। तो वो अपने आप को बार बार रिपीट करती है आफ्टर टाइम इंटरवल 2 पाई, ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है ऐसा, तो इसे हम ये बोल देते हैं, ठीक है। एंड फंक्शन, अब अगर हमें फंक्शन लिखना हो इंक्लूडिंग टाइम पीरियड, ठीक है, तो फंक्शन लिखना हो उसका टाइम पीरियड के साथ विद पीरियड टी, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब हम उसको लिखेंगे एफ टी इज इक्वल्स टू एफ टी प्लस टी। कैसे? कि जो भी फंक्शन है वो अपने टी पीरियड के बाद अपने आप को दोहराता है, रिपीट करता है, कि जो वैल्यू मान लो साइन 0 की होगी, है ना, वही वैल्यू साइन 360 की होगी। 2 पाई का मतलब क्या हो गया? 360, है ना। फिर 4 पाई का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 को। तो जो भी वैल्यू होंगी वो
टाइम पीरियड के बाद, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद दोबारा आएंगी। जैसे मैंने यहाँ साइन के लिए यूज़ किया है, आप कोई और भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये टाइम पीरियड होता है 2π बाय उसका ओमेगा, एंगुलर स्पीड हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं कि जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, कॉम्बिनेशन जब हम लेते हैं साइन का भी कॉस का भी, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो लेट अस कंसीडर। तो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करती हूँ एक कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, ये अलग से पीरियोडिक फंक्शन है, ये अलग से पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों को मिला के जो ये इसका कॉम्बिनेशन बनता है, इट इज़ ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन। जैसे कि मान लो किसी चीज़ की वैल्यू 2 सेकेंड के बाद सेम आती है, किसी चीज़ की वैल्यू 4 सेकेंड के बाद सेम आती है, तो दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों की प्लस की वैल्यू जो होगी हर 6 सेकेंड के बाद सेम 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 आएगी, है ना। तो वही हर 6 सेकेंड्स के बाद सेम 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 आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पीरियोडिक एंड सम ऑफ 2 पीरियोडिक फंक्शंस इज आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन। तो कॉम्बिनेशन है, ये माइनस में भी हो सकता है, ये प्लस में भी हो सकता है, बट हम इसको प्लस में कंसीडर करते हैं हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि ईजी रह जाए हमारी कैलकुलेशंस। अब यहाँ से डायरेक्ट एक रिजल्ट और आता है कि चाहे ये फंक्शन हो या हम ये फंक्शन ले आए d साइन ओमेगा t प्लस 5। अब ये दोनों फंक्शंस जो है ना वो बिल्कुल सेम है, ये दोनों फंक्शंस बिल्कुल सेम है। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है तो ये इसका आंसर है। जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, हम लास्ट में प्रूव कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड वाला सीन है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होता कैसे है, ये d क्या होता है, ये फाई क्या होता है, चलो हमें ओमेगा t तो समझ में आ रहा है, ठीक है, बट a b का d से क्या कनेक्शन है, a b को मिलाकर d कैसे आ गया, इन दोनों को मिलाकर फाई कैसे आ गया, ठीक है। इसको समझो ध्यान से, ये क्या होता है। यहाँ पर देखो, मान लो इफ a जो है वो मान लो d cos फाई है, ठीक है, b जो है वो d sin फाई है, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर और क्या कर देंगे, ऐड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, तो d स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो वहाँ से आपके पास आता है कि जो d की वैल्यू होती है वो होती है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपको कुछ करना नहीं है तामझाम, आपको सिर्फ पता होना चाहिए अगर कोई फंक्शन इस तरीके का दे रखा है उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, तो पहले उसका d निकालो। कैसे d निकालेंगे, इस फॉर्मूले से d निकाल देंगे। वो कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। ऑल्सो फाई क्या होता है, ठीक है, फाई भी एक कांस्टेंट है, बट फाई है क्या, एंगल है, तो tan फाई जो होता है वो आता है आपके पास b बाय ए। वट इज b, दिस इज b, दिस इज ए। आपको इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। तो फाई क्या हो गया, tan इनवर्स b बाय ए, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसको अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो इसके जैसा क्वेश्चन, मान लो आपको कोई एक फंक्शन दे रखा है √3 साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये आपको कोई फंक्शन दे रखा है, आपने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इस फॉर्म के लिए d चाहिए आपको, तो d क्या है, d आपके पास ये है। पहले इसको देखते लिखो, a क्या है, a हो गया कोफिशिएंट ऑफ साइन, हो गया √3, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ दिस, ये आ गया 1। तो अब d निकालो, d क्या होगा, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो d क्या आ जाएगा आपके पास, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, ये क्या आ गया आपके पास, √4 विच इज इक्वल टू √2, ठीक है, √2 आ गया आपके पास। अब d आते ही अब आप ये फंक्शन लिख सकते हो, d आ गया, साइन पता है, ये फाई लिखना है। अब फाई कैसे लिखेंगे, tan फाई इक्वल्स टू b बाय ए, तो tan फाई b क्या है 1, a क्या है √3। अब tan के अंदर 1 बाय √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, तो यानी कि tan पाई बाय 6 हो गया, tan खत्म, फाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 6। तो d की वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू आ गई। लिखो अपनी स्टेटमेंट फंक्शन वाला, d लिखना है, d इज √2, फिर साइन ओमेगा टी
प्लस फाई की वैल्यू पाई/6। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन, यानी कि इस फंक्शन को सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आता है वही आंसर इस फंक्शन को सॉल्व करके आएगा। तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो इन फंक्शंस को, ये जो फंक्शंस आते हैं जो कॉम्बिनेशन होता है आपका साइन का भी कॉस का भी, इन्हें हम फोरियर फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। फोरियर जो थे वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने इसकी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस बताई थी कि भाई अगर एक पीरियोडिक है दूसरा पीरियोडिक है तो उनका कॉम्बिनेशन भी पीरियोडिक ही आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल है 13.2 जो हमारी एनसीईआरटी में है, वो करते हैं। So example 13.2, which of the following functions of time represents number 1 periodic, number 2 non-periodic motion? Give the period for each case of the periodic motion. Omega is any positive constant. तो अभी के लिए ओमेगा क्या कांस्टेंट है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। बाकी हमें इसकी हिस्ट्री पता ही है सब कुछ। उन्होंने बोला कि हमने ये 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इन क्वेश्चंस में बताओ भी कौन सा पीरियोडिक मोशन है कौन सा नहीं है। अगर पीरियोडिक कोई मोशन है तो उसका टाइम पीरियड भी बताओ। टाइम पीरियड का मतलब गिव द पीरियड, मतलब कि कितने टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है, ये मतलब हो गया इसका। तो पीरियोडिक टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लो अब जैसे पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर पीरियोडिक टाइम कौन सा है, ये पीरियोडिक टाइम कौन सा है, कौन से में अपने आप को रिपीट कर रहा है, बताओ पीरियोडिक टाइम कौन सा हुआ यहाँ पे? सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, √4 is 2 ओनली, है ना, तो डी आपका 2 आया है, तो यहाँ आप 2 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ देख के अब पीरियोडिक टाइम को देख के घबराना नहीं है। पीरियोडिक टाइम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था आपको पीरियोडिक टाइम का मतलब ये टी। तो साइन और कॉस के लिए टी क्या है, 2π/ω, तो पीरियोडिक टाइम इज 2π/ω, क्लियर है। तो हर 2π/ω के बाद उसको रिपीट कर रहा होगा। इसका कहने का मतलब ये सिर्फ ये है कि जो फंक्शन हमने पहले निकाला था, ठीक है, जो फंक्शन की वैल्यू हमने ली थी, ये जो फंक्शन की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू, ये फंक्शन और ये दोनों का सेम मतलब है। तो इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो इट इज अगेन 2π/ω, ये भी 2π/ω, क्योंकि साइन कॉस है ना, तो हर 2π/ω पे वो अपने आप को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर इस एग्जाम्पल की बात की जाए तो अगर नहीं भी पता तो हमें सबसे पहले पता कि साइन और कॉस का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, इट इज अ पीरियोडिक। साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है, साइन खुद से एक पीरियोडिक है, कॉस खुद से एक पीरियोडिक है, दोनों का कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड क्या होगा, ऑब्वियसली 2π/ω पे बार बार अपनी रिपीट करते हैं, बट हम अगेन इसको सॉल्व करके दिखाएंगे जैसे हमने उसके अंदर इसको सॉल्व करा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको सबसे पहले तो मेंशन कर लेते हैं कि जो फंक्शन है वो इस फॉर्म का है, sin ωt प्लस cos ωt, ठीक है। यहाँ से a क्या मिल रहा है, साइन का कोफिशिएंट इज 1, b क्या मिल रहा है, cos का कोफिशिएंट इज 1, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। व्हाट इज d, √a² प्लस b², ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास √2। फिर आपको निकालना है फाई, तो tan फाई इज इक्वल्स टू b/a, है ना, तो b भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये किस में होता है, 45 में होता है। तो इसको 45 क्या लिखते हैं हम, π/4 होता है। तो यहाँ से फाई कितना आ गया आपके पास, π/4। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका फंक्शन क्या होता था, फंक्शन d sin ωt प्लस फाई। तो d आया है √2 sin ωt प्लस फाई इज π/4। तो ये आ गया इसका पीरियोडिक फंक्शन, गिव द पीरियड, ठीक है। तो ये हमारे पास वो एक और पीरियोडिक फंक्शन आ गया कि इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। और पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड तो हमें पता है ये साइन कॉस के लिए क्या आता है, 2π/ω। हर अपने 2π/ω पे ये अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। आगे चले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट ये है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दिस इज अ फंक्शन। अब ये फंक्शन आपको दे रखा है sin ωt प्लस cos 2ωt प्लस sin 4ωt, ठीक है। अब देखो, देखने से हमें पता चल रहा है कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन कॉस साइन। तो ये खुद में पीरियोडिक, ये खुद में पीरियोडिक, ये खुद में पीरियोडिक, तो सबका कॉम्बिनेशन भी इज ऑल्सो
पीरियोडिक, जैसे कि मान लो ये अपने आप को 2 सेकंड बाद रिपीट करता है, ये अपने आप को 4 सेकंड के बाद रिपीट करता है, ये अपने आप को 8 सेकंड के बाद रिपीट करता है, तो तीनों मिलकर 2 4 8, तो ये हो गया 6 + 8 14। तो ये पूरा फंक्शन अपने आप को 14 सेकंड के बाद बार बार अपने आप को रिपीट करेगा, है ना। ये मिलकर 14 सेकंड बाद अपने आप को रिपीट करता जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो ए पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मोशन, राइट। और अब अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो अगेन इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2π/ω, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ तो सिर्फ 2 थे तो भी आपने टाइम पीरियड 2π/ω लगाया, यहाँ पे तो 3 फंक्शंस हैं तब भी आप टाइम पीरियड ये बोल रहे हो। भाई देखो, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू थोड़ी है, इस वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, दिस इज ओमेगा, है ना। तो यानी कि जो भी इनकी एंगुलर स्पीड होंगी, जो भी इनकी एंगुलर स्पीड्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम पीरियड आएगा ना। समझ में आ रही है। जो भी इनकी, इसकी अलग, इस फंक्शन की अलग एंगुलर स्पीड है, इस फंक्शन की अलग एंगुलर है, इसकी अलग है, तो सबकी जो अलग अलग आएगी उन सब की वैल्यूज यहाँ पुट होंगी, तो टोटल का जो आएगा तो वो तो क्या होगा, हमेशा 2π/ω ही होगा। इसमें ओमेगा चेंज होगा, इसका ओमेगा डिफरेंट होगा, तो इसका टाइम पीरियड अलग है, इसका टाइम पीरियड अलग है। कहने की बात है कि ये जो फॉर्मूला है वो तो वही रहेगा ना, 2π/ω ही रहेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और इसको आप खुद लिख सकते हैं कि ये खुद में पीरियोडिक है, ये खुद में पीरियोडिक है, ये भी खुद में पीरियोडिक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पीरियोडिक मोशंस गिव्स रिजल्ट इन पीरियोडिक मोशन, और उसका टाइम पीरियड ये रहेगा। बेशक तीनों की एंगुलर वेलोसिटीज डिफरेंट है, बट उनका जो सम आएगा, उनके अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी हम यूज करेंगे वहां से हम उसका टाइम पीरियड निकालेंगे, और वो क्या आएगा, 2π/ω, वेयर ओमेगा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 एंगुलर वेलोसिटीज, ठीक है। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट है इसका e⁻⁻ωt, तो दिस इज 1/e⁻⁻ωt, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये बताना है कि पीरियोडिक मोशन है या नहीं है, यानी कि हर टाइम बाद अपने आप को रिपीट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ई एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि पावर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम को बढ़ाती जाऊंगी तो एक्सपोनेंट किस में है, डिवाइड में है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती जाएगी वो कम होती जाएगी। क्या ऐसा होगा कि 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद वो फिर से वही वैल्यू आ जाए, नहीं ना। क्यों, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है और वो भी किस में, इनवर्स में है। तो हर आफ्टर एवरी टाइम t, ठीक है, जो e⁻⁻ωt है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज t इंक्रीजेस, ठीक है, e⁻⁻ωt डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होता जाएगा। सो इट इज नॉट पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है, इसकी कभी दोबारा वैल्यू सेम नहीं आएगी, ठीक है। एंड लास्ट की बात करते हैं लॉग हमारे कभी भी पीरियोडिक नहीं होते। वैसे मैं आपको बता देती हूँ क्यों नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी पीरियोडिक नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि लॉग जो होता है वो कैसे आया है, मैंने आपको एक पूरी की पूरी एक वीडियो लॉग के ऊपर बनाई हुई है, आई होप आपने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखे तो उस पर्टिकुलर वीडियो का जो लिंक है वो मैं आई बटन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसमें मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता रखी है लॉग के बारे में, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सब बताया हुआ है। तो लॉग एक तरीके से 10 की पावर से आती है ना। तो किसी चीज़ की पावर है, 10 की पावर है, तो अगर मैं टाइम बढ़ाती रहूँगी तो उसकी पावर क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, तो टोटल वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो क्या कभी ऐसा होगा कि किसी एक टाइम पीरियड पे सेम पावर में सेम वैल्यू आ जाए, नहीं होगा ना। तो इसीलिए इट इज़ ऑल्सो अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन, या हम ये बोल सकते हैं कि 10 की पावर है, तो टाइम हम मैं 1 करूँगी, 2 करूँगी, 3 करूँगी, उसके साथ साथ 10 की पावर बढ़ती रहेगी, लॉग जो है उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टाइम बढ़ेगा, तो लॉग की जो वैल्यू है वो भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है, वो भी इन्फिनिटी तक जाती रहेगी। दैट्स वाई इट इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन, इट आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम ये सेम वैल्यू नहीं देगा, तो दैट्स वाई इट इज नॉट नॉन पीरियोडिक फंक्शन।
तो ये था आपका एग्जाम्पल 13.2। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।